अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, इलेक्शन से पहले हर जमात एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आ रही थी और हर किसी का एक ही दावा था कि सिर्फ उन्हीं की जमात मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। लेकिन जब कामयाबी मुस्लिम लीग नून को मिली तो अब हर जमात नवाज लीग की हिमायत करती नजर आ रही है। एक वक्त में MQM और मुस्लिम लीग नवाज के एक दूसरे पर नाजेबा जुमलों के हमले किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन अब मुतफक्का वज़ीर आज़म के लिए MQM ने नवाज शरीफ की हिमायत कर दी है। सदर साहब भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह मुतफक्का वज़ीर आज़म बने। क्या ये मुफाहमती सियासत वाकई मुल्की मफाद में हो रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की, जिन पर अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस होने का इल्जाम है। अबू धाबी की अदालत ने तौकीर सादिक को डिपोर्ट करने का हुक्म सुना दिया है। दूसरी जानिब नैब ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ को तौकीर सादिक के मतनाज़ तकर्रुर केस में दोबारा भी तलब कर लिया है। इस पर भी आज हम बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक सऊदी शहजादे ने 15 मिलियन यूरो 3 दिन में उड़ा दिए। क्या कहानी है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले खबरें लेते हैं क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब, तुर्की में हंगामे हुए और इनको बड़े लोग इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई और तुर्की को एक ऐसा इकनॉमिक मोर्चा समझा जाता था कि जिसके बारे में हम मिसालें देते थे। यहाँ भी वो आए और इधर भी हमारे यहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पंजाब में। तो क्या हुआ तुर्की में, इस पर हम बात करेंगे। क्यों इतनी खौफनाक और इतनी शिद्दत से उभरी है तहरीक के तकरीबन आधे से ज़्यादा तुर्की में फैल गई और क्यों तैयब अर्दगान जो हैं इस कदर अब परेशानी में मुब्तला है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी स्टोरी में करूँगा जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का रद्द-ए-अमल आया है। कल जो पार्लिमान में तकारीर हुई हैं ख़ासतौर पर ख्वाजा आसफ साहब की और फिर मार्शल लॉ के हवाले से बड़ी मस्बत बात हुई है, कैसे उसे रोका जाए या जो पहले उसमें लोग मार्शल लॉ का साथ देते रहे हैं तो उनके साथ क्या सलूक हो। इस पर रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प था चौधरी शुजात हुसैन साहब का और फिर उन्होंने और वो बड़ी सादगी में और बड़ी धीमेपन में बड़ी गहरी बात किया जाते हैं। इस पर मैं आज बात करूँ। ठीक है जी, क्लासर साहब आपके पास क्या है? हाँ जी, मेन स्टोरी जो आज आपके साथ शेयर करें बेसिकली फॉलो अप स्टोरी है। कल पेशावर के 2 रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी स्टोरी फाइल की है। एक वसीम अहमद शाह साहब हैं और एक शहजाद साहब हैं। उस पर मैंने कुछ फॉलो अप किया है कि कैसे 1 अरब रुपए का कमीशन पे किया गया है जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन्होंने ख़रीदनी थी। ये 2009-2010 का स्कैंडल है बेसिकली। इस पर नैब का भी रेफरेंस है। अब जो उसमें नए इंकशाफात एक वादा माफ गवाह ने किए हैं तो हमने कुछ उसकी डिटेल निकलवाई है, उसको फॉलो अप करेंगे स्टोरी को। बहुत बड़ा स्कैंडल है क्योंकि इसका जो खुरा है वो बदकिस्मती से जो साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती साहब हैं उनके घर तक जा रहा है। और मैंने कुछ नैब में मेरे सोर्सेज हैं, इस स्टोरी के आने के बाद मैंने नैब के कुछ लोगों से बात की है तो उसमें मज़ीद इंकशाफात हुए हैं। तो आज हम स्टोरी बताएंगे और इसको फॉलो अप करेंगे स्टोरी को जो पेशावर के 2 नौजवान ये रिपोर्टर ने बेसिकली फाइल की है उसको आगे लेके चलेंगे कि ये 1 अरब रुपए का जो इसमें कमीशन खाया गया है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नाम पे, तो वो किस किस ने पैसे खाए और वादा माफ गवाह ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करनी है मुफाहमती सियासत जो शुरू होने वाली है। क्लासर साहब, ये जो MQM ने भी अब मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान किया है, कहा जा रहा है कि हम मुल्की मफाद में ये फैसले ले रहे हैं, जज्बा खैर सगाली के तहत हम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। क्या वाकई मुफाहमती सियासत मुल्की मफाद के लिए है या पीछे अपने कुछ मफादात? ये शाजिया, जैसे प्रोग्राम में हम बार बार एक बात कहते रहते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में तो ये सियासतदान तो बगैर किसी मतलब के किसी को चाय भी नहीं पिलाते। अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये इसके पीछे कुछ ना कुछ इनकी बड़ी मोहब्बत है, प्यार है। कल मैं पार्लियामेंट में मौजूद था जब ये सारी तकरीरें की गई हैं। अच्छा। और जो एक अजीब चीज़ ये देखने में आई है जो मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा खौफ क्यों था। पहला सेशन है, अभी हलफ लेके फारिग हुए हैं, स्पीकर का इलेक्शन होना बाकी है और तमाम अरकान ने खड़े होकर इंक्लूडिंग अचकज़ई साहब शुरू हो गए कि पता नहीं इस मुल्क में फौजी रूल आने वाला है, कोई गैर कानूनी इक़दाम होने वाला है। तो ये बात बहुत सारे हमारे जैसे रिपोर्टर्स के लिए एक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग थी कि 5 साल एक जमहूरियत चलिए। पहले भी हम डेडलाइन देते रहे, पहले मीडिया डेडलाइन देता रहे कि जरदारी साहब की हुकूमत 6 महीने बाद गई, तो 8 महीने बाद गई, तो साल के बाद गई। कल जो हमने देखा है वो पार्लियामेंटेरियन खुद एक तरह की डेट्स या थ्रेट्स कह लें कि थ्रेट्स देना शुरू हो गए कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हो सकते हैं, पार्लियामेंट को इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए,
इन्हें अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा एक मेरा ख्याल अफसोसनाक चीज़ कल देखने में आई है, जो बात हम ये मुकमक आगे कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अब नवाज लीग के पैरों पे गिरने वाली हो गई है। जिस तरह की कल तकरीरें की गई हैं और जिस तरह सुलह सफाई के नाम पे उनको अकैल करने की कोशिश की जा रही है, ये बात बड़ी हैरानकुन थी हमारे लिए कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वो ठीक है, वो इलेक्शन हार चुकी है, लेकिन फिर भी उसके पास खासे वोट बैंक है। वो तो कल मिन्ना तरले, उन्होंने पहले स्पीकर का इलेक्शन अकेले कैंडिडेट्स उन्होंने पुट किए, नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो वैसे जेर अताब रहे हैं पूरा ये 5 साल जरदारी साहब के, अब यकदम उन्हें याद आ गया कि तालपुर साहब को इलेक्शन लड़ाएं, और जो ही उनका इलेक्शन का टाइम है उनको विड्रॉ कर लिया। ये जेस्चर दिया जा रहा है हम कंसेंसस हम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह के कंसेंसस ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। ये जमहूरियत का नाम है। आप बात कर रहे हैं, ये इनसिक्योरिटी क्यों नजर आई कल आपको? 2-4 इसमें चीज़ें। एक तो जैसे हमने ये कल भी प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़े स्कैंडल्स का शिकार है। इसके सदर से लेके इनके साबिक 2 वज़ीर आज़म जो हैं नैब में, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में बताया, वो नैब के साथ पेश है। अमीन फ़हीम साहब पे बड़े सारे केस हैं, और हु इज़ हु जो इनके पावरफुल मिनिस्टर अमीन फ़हीम साहब जो पार्लियामानी इनके लीडर हैं या पोजीशन लीडर बनने की उनकी एक कोशिश थी, आखिर खुर्शीद शाह उसकी जगह आ गए। उनको ये खतरे हैं कि अगर सदर साहब जाते हैं 2013 के बाद उन पे केसेस खुलने हैं, 34 के करीब हैं। पीपल्स पार्टी की जो भी ईंट उठाए नीचे से कुछ स्कैंडल आ जाता है। सो वो ये अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अभी से आप नवाज शरीफ साहब के साथ बना के रखें, इनको अनाय ना करें। लिहाजा कल उन्होंने स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उन्होंने वहां पे पुट किए। ये बहुत सारी चीज मेरा ख्याल अजीब सी बात है। जो मैं शाहजहा बात कह रहा था, जमहूरियत का मतलब डिसेंड करना, ये नहीं होता जो आपने शुरू कर कंसेंसस भाई ये क्या चीज होती है कंसेंसस? अगर कंसेंसस हो तो पूरा मुल्क को फिर आप कंसेंसस ले लें, एक ही पार्टी को वोट डालें। आपको जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये तरीके इंसाफ ने बिल्कुल ठीक किया। इन्होंने अपने उम्मीदवार डाले हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, एक प्रॉपर मुकाबला वहां पे हुआ। ये डेमोक्रेसी होती है, ये नहीं होती कि आप सब आप नहीं। वो ठीक कह रहे हैं, कंसेंसस तो मेरे ख्याल में है इनमें। और वो आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएगा। मगर इसमें एक बात और भी शामिल कर लें कि पीटीआई के जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका भी कल आज मैं बयान सुबह सवेरे देख रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम भी तमाम नेशनल इश्यूज में सपोर्ट करेंगे नून को। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी में अब 1 मैन शो नहीं चलेगा। तो अब इसकी मुझे मतलब समझ नहीं आया कि 1 मैन शो, अगर पहले तो वो तनकीद करते थे पीपल्स पार्टी पे या मुस्लिम लीग नून पे, तो अब क्या अपनी भी पार्टी पे वो तनकीद करें। तो बाकी मेरे ख्याल में कंसेंसस ही मौजूद है कि इस सिस्टम के तहत इसको हमने लेके आगे चलना है। देखिए कंसेंसस बुनियादी किन चीज़ों पे है? कंसेंसस इस चीज़ों पे है कि जो तरीके मैशत, जो तर्ज मैशत राइज है, हम इसी पे रहेंगे। स्टेटस को जो है उसको मेंटेन, और वो जो कहते हैं कि हम सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे, तो भाई कौन सा सिस्टम आप डिरेल नहीं होने देंगे? ये सिर्फ कोई इशू ये नहीं है कि फौज तो पीछे बैठी हुई है, वो तो उसने तो अभी 5 सालों में तो हमने नहीं देखा कि कुछ हो, या जिस तरह हम इन टोटलिटी एस्टेब्लिशमेंट को माइनस नहीं कर सकते। तो फिर ये खौफ क्यों बाहर आ रहा है? तो मेरे ख्याल में ये कोई मेरे असल इश्यूज का खौफ है, मुझे ये लगता है। असल इशू तो बिजली का है। कल ख्वाजा आसिफ साहब को यह बताना चाहिए था कि मैं बिजली जो है आपको कैसे आगे, क्योंकि सुना है कि वो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर होंगे, तो भाई फौज से ना डराना शुरू कर दे हमें। हमने पहले ही फौज बड़ी भुगती हुई है, हमें ये बताएं कि आप आए, आपने जो हमसे वादे किए हुए हैं, बिजली के बारे में आपका क्या होगा, आप इस मुल्क में रोजगार का इशू कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जही साहब भी आए तो उन्होंने कहा जी कि उनका रास्ता रोक दे। भाई रास्ता रोक दे, हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे, हम उनसे रास्ता रोकेंगे, मगर इस गुर्बत का रास्ता रोकें, इस अंधेरे का रास्ता। आपको लगता है ये इश्यूज का खौफ है? इशू, असल इश्यूज इतने बड़े और मेहमत हैं कि इस पे आप इस पर आकर बात करते हैं। क्लासेस साहब की इस पर टेक लेंगे कि वाकई ये इश्यूज का खौफ है या इसके पीछे कुछ और। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें मुफाहमती सियासत की। जिस तरह की मुफाहमती सियासत देखने को मिल रही है, तो लगता है क्या कोई भी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में रहते भी टफ टाइम देगी, जैसा कि कल मखदूम अमीन फ़हीम ने भी कहा कि मुस्बत अपोजिशन के तौर पर किरदार जो है वो अपना अदा करेंगे। क्लासेस साहब अभी कायल साहब बात कर रहे थे कि इश्यूज का खौफ है हमारे सियासतदानों को। क्या आप समझते हैं कि इश्यूज ही सही और बड़ी अपोजिशन बनेगी हमारी पार्टीज के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके नेशनल ये इश्यूज़ हैं वो डोमिनेट करेंगे। जो मेरा ये 15 साल रिपोर्टिंग का तजर्बा है यहाँ पॉलिटिकल इस्लामाबाद में,
बेसिकली आप देखेंगे इनके अपने इश्यूज होंगे, ये ज़रूर होगा। अगर आपका मतलब इशू से ये है कि किसने क्या किया है, उन पे रेफरेंस किया है, नैब में केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, ये इशू ज़रूर वहाँ पे क्रॉप अप होंगे मेरा ख्याल है। दूसरी बात ये है कि जो कल अचकज़ई साहब ने बात की है जी कि आपको जो डिक्टेटर्स के साथी हैं उनको नहीं बिठाना चाहिए था अपने साथ, इनडायरेक्टली उन्होंने टांट किया है नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के 70-80% तो वही लोग बैठे हुए हैं जो जनाब मुशर्रफ साहब के वजीर थे, उनके MNAs थे, तो वो तो सारे के सारे दे आर बैक टू द बिजनेस और सेम वही क्लास है, वही क्लाउट है। कल हमने वो चेहरे भी देखे हैं वो बड़े फख्र के साथ, और ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं जो जनरल मुशर्रफ के पंफलेट हमें देते थे। एक MNA साहब मिले हमें, एक बड़े पढ़े लिखे फॉरेन ग्रेजुएट, मुझे याद है पार्लियामेंट कैफे में आके लड़ पड़े थे जब उस वक्त LFO पे एक लड़ाई चल रही थी। उन्होंने हमें बताया कि वर्दी सदर मुशर्रफ साहब के लिए कितनी ज़रूरी है। वो बाकायदा पार्लियामेंट कैफेटेरिया में चाय पीते हुए सहाफ़ियों को आके पैम्फलेट बांटते थे। कल वो नवाज शरीफ साहब के नारे लगा रहे थे। ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट जिससे वीक होते हैं, जिसकी वो कल वो कह रहे थे कि फौज की ये थ्रेट हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आपको थ्रेट्स हो सकती हैं। ये थ्रेट्स कहीं बाहर से नहीं आएंगी, इनको अपने अंदर से आएंगी। ये जो क्लास इन्होंने अपने साथ इकट्ठी कर लिया, 70% वही लोग हैं जो डिक्टेटरशिप के साथ भी थे, जो इनके साथ भी मौजूद हैं। अचकज़ई साहब की एक ही तकरीर है जो मैं पिछले उनकी 2002 और 2007 के असम्बली में एक स्क्रिप्ट था उनका, वही कल स्क्रिप्ट उन्होंने आकर रिपीट कर दिया। अगर आप लोगों ने ये ना किया तो मुल्क तबाह हो जाएगा, फौज आ जाएगी, बला बला ये हो जाएगा। लेकिन फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठ के वो मामलात भी तय करते हैं, उन्हीं के साथ फिर वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। अचकज़ई साहब का जो रोमांस था इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों पे, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा अब उस तरह नहीं रहा जो किसी दौर में हम आके फील करते थे, क्योंकि वो भी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पंजाबी सियासतदानों के साथ डील करके थोड़ा सा रंग उन पर भी चढ़ गया है कि बस जैसा देश और वैसा भेस वाली कहानी है यहाँ पे। एक कॉलर हमारे साथ अमेरिका से, डॉक्टर आमिर। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि कॉल कट गया जी। का सब हाँ, वो ये ठीक कह रहे हैं कि हम अब कोई ऐसा विजिबल थ्रेट, लेकिन अगर कोई वफादारी अपनी तब्दील करता है तो वो एक नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ता या पिछली सोच को लेके नहीं आगे जाता। सोच बदल लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी सोच हमेशा इख्तिदार के हक में क्यों बदलती है? जो इख्तिदार में जाता है उसके हक में आपकी सोच हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो सोच है वो इस तरह से नहीं है कि आप उसकी असूलों की बुनियाद पर बदल रहे हैं। और वैसे भी आजकल तो ये कहा जाता है जी सियासत में तो कोई, मैं हैरान होता हूँ कब बाज़ औक़ात ऐसे फ़िक्रे सुन के कि कोई ना परमानेंट दोस्त होते हैं, ना परमानेंट दुश्मन होते हैं, ना कोई, इसका मतलब है कोई इखलाक नहीं होता उसमें। और तो क्यों इस तरह से हम इससे डिवोर्स कर देते हैं हर उस मेरे ख्याल में कॉलर भी की आवाज़ मुझे आ रही थी, पता नहीं है या नहीं अभी कॉल। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं, और ये अभी मैं जब अपनी स्टोरी पे भी आऊँगा तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी इसको पॉइंट आउट किया है। तो मेरे ख्याल में कल जो है अब एक एमरजेंसी टाइप सिचुएशन है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्विंडल कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी एक थी मिसाल के तौर पे जो हम ये फॉरेन रिमिटेंसेज आ रही थी वो सऊदी अरेबिया वाली हिट आ रही है, और रिसेशन पूरी दुनिया में फैल रहा है। अभी हम बात करेंगे तुर्की में भाई क्या अजाब आन पड़ा है, ये सारी तो एक इंतहाई मुश्किल माशी दुनिया है जिसमें ये सारे जो नए इक़्तिदार में आने वाले हैं उन्होंने ग्रैपल करना है, लड़ना है इन इश्यूज के साथ। तो हमें सायों से नहीं डरना चाहिए। हमें अगर की बात देखें, मसला ये है कि आप सायों से ना डराएं, हमारे जो रियल कोर इश्यूज हैं उन पे हम पे बात करें। मार्शल लॉ से इस मुल्क के अवाम लड़ते रहे हैं, इस मुल्क के अवाम ही लड़े हैं। MRD की मूवमेंट से लेके अब तक जो है वो अवाम लड़ते रहे हैं, कोड़े खाते रहे हैं। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं इस शाही किले में जिन्होंने हुकूमत खानों में जो है वो मार्शल लॉ से लड़ाई की है। ये अवाम भी लड़ते रहे हैं और इस मुल्क में और भी सियासी पार्टी भी लड़ती है। तो बात यह है कि हमें बताएं, हम हाँ इस वक्त आम आदमी ये जानना चाहता है कि उसके लिए बिजली कब आएगी। जब बिजली आएगी तो फैसलाबाद या इधर के जो मजदूर हैं उनका रोजगार उनको मिलेगा। काई साहब, आपकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है जैसे कि आप भी कहते रहे, तौकीर सादिक जैसे लोगों ने। इसी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, मईशत के साथ इसको जोड़ते हैं। अबू धाबी की अदालत ने उन्हें पाकिस्तान रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। अबू धाबी से वो वापस भी आ जाएंगे। यहाँ पर दुबई की अदालत, अबू धाबी की अदालत उन्हें रिपोर्ट करने, अच्छा वो वापस भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो अरबों रुपए का स्कैंडल है, जो इतना फ्रॉड का इल्जाम है, पैसा तो वापस नहीं आएगा। देखिए, ये जो आप पनिशमेंट जो होती है ना उसकी एग्जेम्पलरी डायमेंशन होती है कि अगर आप किसी मुमकिन है वो 84 अरब रुपया तो वापस ना आए। मगर सवाल ये है कि जो परवेज मुशर्रफ के दौर में 84 अरब रुपए का शायद जनरल शाहिद अजीज हमें बता के गए जी कि वो लेके वो जो जर्नैल थे वो भाग गए, अब ये भी भाग। अब किसी एक को पकड़ेंगे तो उसको उससे 84 अरब मिले या 10 अरब मिले या जितना मिले, कोई अपोर्शन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई प्यूनिटिव एक्शन किसी के खिलाफ लें, किसी को सजा दें तो हमें पता चले कि भाई इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है। बात
करते हैं जरा साहब इनको तौकीर सादिक को जो लगाने वाले हैं, जो इनकी तकर्रुरी में शामिल थे हमारे साबिक वज़ीर आज़म, समझते हैं उनका भी इसमें कुछ हिस्सा होगा? इसमें दो चीज़ें हैं। जो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू यही आ रहा है कि आप किसी की तकर्री करते हैं, तो अगर कल को मेरी तकर्री की गई है इसमें दुनिया टीवी में, अगर मैं खुदा न खास्ता कोई गलत काम कर रहा हूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव का इसमें कितना कसूर हो सकता है। कुछ मेरा अपना कंडक्ट भी उसमें आएगा, लेकिन इसमें जिस तरह इसके प्रोसेस को वो इसको बाईपास किया गया है, उससे लगता है कि अगरचे वो क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे कि वज़ीर आज़म साहब की अपनी ये डिस्क्रिप्शन थी, 3 नाम भेजे गए थे, 3 में से उन्होंने पिक किया, लेकिन मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक दफ़ा ये नाम गए थे तो उसके बाद उन्होंने उनको नामों को फाइनल नहीं किया था वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने, शायद बातचीत नहीं हो सकी होगी किसी एक आध पार्टी से। ये नाम दोबारा उनको रिकमेंड करके भेजे गए थे उसी कमेटी से, और जिसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब भी उसमें वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, तो उसमें से उन्होंने जाके तौकीर सादिक साहब का नाम उन्होंने पिक किया था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि तौकीर सादिक साहब जो हैं वो जहांगीर बदर साहब के बहुत करीबी अजीज़ हैं। जब इनको फरार कराया गया था और कहा गया था ये गवर्नर हाउस लाहौर में छुपे हुए हैं, आपको राना सनाउल्लाह साहब का बयान याद होगा, और मोटरवे के जरिए इनको लाया गया था पंजाब हाउस में, जो इनका वहाँ पे एक फ्लैट था, उस पर बाकायदा नैब की टीम ने छापा भी मारा था, इनको एंटर नहीं होने दिया गया था। और जिसके बाद जहांगीर बदर साहब ने जाके पार्लियामेंट में एक प्रिविलेज मोशन भी उन्होंने मूव की थी। सो ये एक पॉलिटिकल माफिया है। ये तौकीर सादिक साहब की आम आदमी नहीं है, आपकी मेरी तरह के बंदे नहीं है जाएं और इनको उठा के लें। ये बहुत पावरफुल है पॉलिटिकली तौर पे, और इनकी जो अपॉइंटमेंट थी यकीनन इसमें पॉलिटिक्स प्ले हुई है, पैसे का रोल कितना है वो भी सामने देखना होगा। क्या बात की आपकी तरह हमारी तरह वो नहीं है, होंगे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन ऐसे लोगों पर हाथ भी तो डालना है ना हम लोगों को। अब हाथ तो डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपनी तरफ से उसके एफर्ट्स हैं वो तो करने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा तो हार्ड परसूट मेरा ख्याल है बहुत कम केसेस होंगे। हर स्टील मिल हमने देखा था जब बैंक ऑफ पंजाब का स्कैंडल आया था, उनको उन्होंने एक हार्ड परसूट की थी। उससे पहले एडमिरल ये आपको याद होगा मंसूर साहब थे, उनको यूएसए से लाया गया था। ये तीसरा मेरा ख्याल बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसको फॉलो किया जा रहा है बाकायदा तौर पर, और इसको मेरा ख्याल नैब है या दूसरे इदारे हैं उसको आगे रिलीजियसली देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो पावरफुल लोग हैं, ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है हमारे पीपल्स पार्टी का पिछला उनका रजीम रहा है, वो अपना क्लाउड यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस ना आए, क्योंकि गिलानी साहब के दौर में बहुत सारे इन्होंने सीएनजी के लाइसेंसेस दिए थे जिस पर खासी तनकीद भी हुई थी, और ये उस वक्त आगरा को हेड कर रहे थे। सो ये स्कैंडल है, इसमें कोई एक आध लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें खासे लोग इन्वॉल्व हैं, और वो ये सब ये चाहते हैं कि तौकीर सादिक साहब जो हैं वो वापस ना आए, ताकि जो स्कैंडल पे इस वक्त कुछ पर्दे पड़े हुए हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहें। ये किसी को सूट नहीं करता कि तौकीर सादिक साहब वापस आए। मास वाइज ये मुल्क के लोगों को मेरा ख्याल सूट कर सकता है। अभी उनके पास एक राइट टू अपील भी है, वो भी एग्जॉस्ट करेंगे, और अगर नहीं करते तो उन्हें 3 जुलाई को वापस आना है। और मुल्क की तारीख तो हमें यही बताती है कलासरा साहब कि यहाँ कभी भी कोई सजा जिन लोगों को हुई है वो बेगुनाही सजा हो गई है, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो को सजा हो गई थी इस तरीके से। तो ये यहाँ पे कभी ये नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहता किसी करप्ट आदमी को, जो हाई प्रोफाइल करप्ट आदमी है उसको आप ही कैन नॉट बी टेकन टू टास्क ओनली बिकॉज फिर एक मिसाल बन जाती है, और जब मिसाल बन जाए तो फिर जो है वो अच्छी कहानी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह अब ये परवेज मुशर्रफ साहब का मामला भी हम देखेंगे कि इसमें क्या आज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो उन पे स्टेटमेंट भी दिया है उस पर भी हम बात करते हैं। ये जो आज बयान आया है कासर साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, आपने देखा होगा, एक तो उन्होंने वही बात की है जो आप कह रहे हैं कि जनाब ये क्या आप तकरीरें कर रहे हैं, 80% लोग तो वही हैं जो कि आमिरों का साथ देने वाले थे। लिहाजा मेरे ख्याल में ये खुरा जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, इसका खुरा ना ही तलाश करें तो बेहतर है, इसमें फिर बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। एक उन्होंने ये बात की, दूसरी उन्होंने खबर दी जो कल भी एक बड़ी कंफर्म खबर तो नहीं थी, वो ये कह रहे थे कि डील हो गई है जी, परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ ले जाने वाले हैं। खैर इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनका बयान है, देखेंगे उनको वक्त हालात और वाकयात विंडिकेट करते हैं या नहीं करते। मगर एक बात उन्होंने बड़ी अहम की है जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया। उन्होंने ये कहा है कि इस हुकूमत के पास ये शायद एक आखिरी मौका है, इसके बाद शायद ना मिले। जिस तरह हम पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे थे, जब पीपल्स पार्टी आ रही थी इक़्तिदार में तो उसके बाद ये एक तसव्वुर था कि अगर अब इन्होंने डिलीवर ना किया, और जिस तरीके से एक डेस्परेशन उस वक्त थी, उस वक्त की डेस्परेशन से ज्यादा डेस्परेशन आज है, उस वक्त से बड़े चैलेंजेस आज बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। इसके बाद जो एक तसव्वुर आमतौर पर मुस्लिम लीग नून ने दिया है, कमेटीज बनाई हैं, अब इनके मंशूर लिखने में बहुत से लोग जो है मैं जानता हूँ वो शामिल थे, और एक उन्होंने इसको रैशनलाइज करने, फिर इन्होंने एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन रेज की है, साथ साथ सोबरिंग भी की है, साथ साथ ये भी इतला देते रहे हैं कि जनाब हम ये ना समझें कि भाई बिल्कुल कोई हम बहुत बड़ी
एक चेंज ले आएंगे, लेकिन ये है कि हम इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सही ट्रैक पे डाल देंगे, वट एवर इट इज। 5 साल है इनके पास। तो अब ये जो शुजात हुसैन साहब की बात है बिल्कुल सही है कि अगर इसको आप डिलीवर नहीं करते तो ये भी वाटर लू बन सकता है आपका, जिस तरह पीपल्स पार्टी का वाटर लू बना है वैसे इनका हो सकता है, इसी तरह इनका भी बिल्कुल जाहिर है। और उसके बाद क्या है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक, जब मैं आऊँगा अगली स्टोरी पे, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि मूवमेंट स्वीप कर रही है। और ये एक यहाँ पे ना एक बात होती थी कि यहाँ बात करते रहे जी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है वो एक इक़्तिदार 5 साल बाद बदल जाता है। ये तो आज हम बात करेंगे वैसे कि तुर्की में भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वो अपना यूनान में भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तुर्की में इस टाइम क्या हो रहा है। और कल मैं आपसे भी डिस्कस कर रही थी कि सिर्फ एक दरख्त काटने पे तो इतने मुजाहिरे नहीं हो सकते। दरख्त तो एक सिंबल है या एक क्यूमुलेटेड एंगर है, होती है एक अरसे से इकट्ठा आपके अंदर वो एक गुस्सा और एक जिल्लतें भरी होती हैं जो एकदम से समाजों में फट उठती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन है, एक आखिरी एक बहुत बड़ी कोशिश है इस डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। ये बहुत बड़ा मौका है, इन्हें डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रावलपिंडी से कॉलर है मिसेस इसहाक। हेलो मिसेस इसहाक शाह रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी खबर आ रही है कि तौकीर सादिक साहब को 1 महीने की मोहलत मिली है और उसके बाद उनको पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। तो क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि अक्लमंद को इशारा काफी, और ये जो सियासतदान अभी नारेबाजी कर रहे हैं, जैसे सईद साहब भी कह रहे थे कि जी अभी खुरा तलाश ना करें, कहीं नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह ये खुरे मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर अपने अपने आमाल की दुरुस्तगी ना की तो देर है अंधेर नहीं। और अब ये मामला इस तरीके से नहीं चलेगा, हर कोई जो है वो एहतसाब के नीचे आहिस्ता आएगा। दूसरा, एक करंट इशू पे एक और बात पूछना चाहेंगे, क्या हमें अपनी यूथ को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है? कि दाई साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि अगर ड्रोन को चील की तरह गिराते हो देन व्हाट। ये देन व्हाट की एजुकेशन बहुत जरूरी है कि अपनी किरदार साजी करो, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना मकाम बनाओ, वहां सरवाइव करो और फिर देखो कि आपके पास क्या पोजीशन है, क्या पावर है और आपको क्या स्टैंड लेने चाहिए, ना कि मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों आप एक्सप्लॉइट। ठीक है, इस पे भी बहुत शुक्रिया मिसेस इसहाक आपका। क्लासा साहब, ड्रोन चील की तरह गिराने के बाद देन व्हाट, इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बट मेरा तो आपसे सवाल है क्लासा साहब, व्हाट बिफोर इट? यानी जो गिर रहे हैं उससे पहले किस नौ की मिसाली दुनिया में हम रह रहे हैं? और क्या आप अभी सुबह दूसरा पीटीआई का जो लीडर है उस पर अटैक हुआ है, कल एक उन्होंने उसको शहीद कर दिया है। तो अब जरा आप दीजिएगा प्लीज, देन व्हाट? नहीं, मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरत बातें की हैं उनके, इसके बाद तबसरे की गुंजाइश नहीं रही। और पर्टिकुलरली जो उनका ये कहना था कि हमें फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच रखनी चाहिए। हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है ना, सारी चीज़ अल्लाह की मर्जी करके हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बात उनकी ठीक है कि यूथ को पर्टिकुलरली ये सोचना चाहिए कि ये बड़ी इनकी रोमांटिक सी बात लगती है, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा कि आपने फायर किया और ड्रोन को गिरा ले। इम्प्लीकेशंस होती हैं। आपके सलाला पे अटैक हुआ तो आपको याद होगा, सबको पता है, सबके सामने माना था, हमारी एयरफोर्स ने जाकर रिटेलिएट नहीं किया और वाइजली नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अगर आप अमेरिकन को नेटो को एंगेज कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा उनका वो है, आपने अपना को तबाह करवाना है, आपको वो रीजन देखनी पड़ेगी कि किस वजह से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर अमेरिकन और नेटो जो है वो हमारी सरहद पे क्यों बार बार हमले कर रहे हैं, वो रीजन नहीं हटाएंगे, आपके मसले हल नहीं होंगे। इसलिए जरदारी साहब का ये बयान काबिल गौर है, उस पर मेरा ख्याल है सोचने की जरूरत है। हर वक्त भी ये बहादुरी और बेवकूफ़ी में ना थोड़ी सी लाइन है, कुछ ज्यादा कोई। मगर मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, कहें अमेरिका को ड्रोन एक इंडिया पे गिरा के दिखा दे। देखें बात अमेरिकन ने फिर हमारी तरफ 180 मिलियन की हम कौम है, 180 मिलियन की हम कौम है। जब हमारी लीडरशिप में जान ही नहीं है भाई, इन्हें कहें ना जाके नेपाल पे गिरा के दिखा दें, हमें ही क्यों मारते हैं भाई? काजी साहब, अब आप जैसे दानिश्वर, आप तो खैर चीजें समझते हैं, उनके बॉर्डर पे अफगानिस्तान भी नहीं है, आपका इंडिया जो है वहां से उनको कोई सच अमेरिकन को या नेटो को कोई शिकायत भी नहीं है कि उनके एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है। उनको नेपाल से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, आप देखें हमारे बॉर्डर पे उनको शिकायत है कि यहाँ से एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हो रही है, इसलिए अटैक हो रहा है। मेरी राय तो ये है, ये मैन्युफैक्चर्ड शिकायत है।
जहां उन्हें टेररिज्म 60s में उनकी अपनी पॉलिसी थी, उन्होंने बनाया कि जी कोल्ड वार में खुद उसको जन्म दिया, उसको नर्चर किया। यहाँ पे आपकी एम्बेसीज 80s में खोल दी गई थी। ये सारे टेररिस्ट जो आज हमें आए हैं, कोई उज़्बेक है, कोई फलां, ये कब से आए थे? दे क्रिएटेड इट। और मैं एक और बात आपको इशारतन बताता चलूं कि पीटीआई ने बात क्यों आने दिया था काजी साहब? पीटीआई ने बात की कि जनाब हम बात करेंगे, तो एक उसका जो है पीटीआई का जो है वो शहीद कर दिया गया, दूसरे पे आज हमला हो गया। तो आई थिंक वार एक जरूरत है कुछ लोगों की। क्लासर साहब, काजी साहब हमेशा से कहते हैं ये सब प्री प्लान्ड है, ये क्रिएट किया जाता है। बहरहाल अब काजी साहब को पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मिसाल दे चुका हूँ, मेरा ख्याल आपको याद होगी कि मैं प्लान लेके आऊँ, दोनों को कहता हूँ, आपको और शाहजहा को, कि चलते हैं बैंक लूट के आते हैं, कल को आप कहें हम तो इनोसेंट है, रऊफ ये प्लान लेके आया था, रऊफ को जाके पकड़े। ऐसे नहीं होता। अगर वो आए थे प्लान लेके आए तो हमने भी तो बाय किया है, हमारी भी आपको याद हो सब कंट्रैक्ट किया, हमने कंट्रैक्ट किया। हम अपने आप को क्यों एक तरह इनोसेंट समझ लेते हैं, भोला समझ लेते हैं कि हम तो बड़े मासूम हैं, दुनिया बड़ी जालिम है, आती है हमें बेवकूफ बनाती है। हमने पेमेंट ली, उन्होंने इजाजत दी थी, हमने काजी साहब इसके बदले में इस कौम ने भी पैसे लिए हैं, हमारे लीडरशिप ने भी लिए हैं, हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी लिए हैं, हमारी सियासी क़यादत भी लेती रही है। आपने पेमेंट्स लिए, उन्होंने कंट्रैक्ट दिया, आपको पेमेंट की, पैसे दिए, एक कंट्रैक्ट उसकी एग्जीक्यूशन होगी, वो चले गए, उसके बाद हम रोला डालना शुरू कर देते हैं। $100 बिलियन का हमने नुकसान करवा लिया, उसके नतीजे में कुछ बिजनेस एम्पायर्स बन गई हैं, कुछ यहाँ बड़े लाटों साहब उनका मैं उसकी बात नहीं करता। नेटो सप्लाई का बात ये है साहब, नेटो सप्लाई के जो यहाँ से इतने कंटेनर ट्रक गुजरते हैं, उसका पैसा आपको नहीं मिलता, आपको उस पर टैक्स नहीं मिलता। उसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। यस, हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत आपको पता है हम क्या दे रहे हैं? नहीं, उसकी कीमत हम क्या दे रहे हैं? मुझे ये बताएं कि 9/11 का क्या लेना देना था अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान के खंडरों से कौन से वो तैयारे तैयार करके हमने वहां 9/11 में मारे थे? वो भी एक कहानी है, उस पर भी 100 सवालिया निशानात है। बात यह है मेरे ख्याल में कि कमजोर होना एक जुर्म है, एक गुनाह है, और पूरी दुनिया में खिलवाड़ ये इसलिए हो रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनको ताराज करने के लिए जाए ना, किसी और सॉवरन स्टेट में घुस के दिखाएं। यहाँ से तो ओपनली बंदा मारते हैं, अपना बंदा वापस ले जाते हैं। हमसे और काजी साहब, दुनिया ये कहती है कि आप अपने इलाकों में सॉवरेनिटी कायम कर लें। अब दुनिया बेवकूफ नहीं है कि वो आके आप पे अटैक करेगी। ये इलाके जहां पे शिकायत आ रही है, ये तो हमारे डोमेन में भी नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, आपका मीडिया मानते हैं, आपकी फौज मानते हैं कि जिन एरियाज की वो बात कर उसमें तो हमारी फौज एंटर नहीं हो सकती। हम पहले जाए अपनी सॉवरेनिटी क्लेम तो कर लें, पहले अपने को खुद मुख्तारी तो बाद में आती है। हम वो इलाके अपने साथ मिला तो लें, उसके बाद हम जाके बात करें उनसे कि आप क्यों हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक और कॉलर है मुश्ताक ड्रोन अटैक पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी बोलिए। मैडम मैं ये क्लासरा साहब की बात सुन रहा था जी कि चील नहीं है, गिराना ये है वो है, ये क्या मजाक है? मियां साहब को सबसे पहले हलफ लेके ये बात करनी चाहिए कि ये डॉन जो है ये अमेरिका नहीं हमला करेगा। क्या है ये, क्या है? मुझे तो समझ नहीं आती कि ड्रामेबाजी है। ठीक है, अब शरफ ने कर दिया तो सारे उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्लासर साहब इस पर बात कीजिए और फिर आगे बात वही है कि हमने ये पहले भी इसी पे कि हमने हर चीज़ को गैरत और बगैरती बना दिया है कि शायद हम बुज़दिल अपने आप को समझ लेते हैं। आप जब तक रीज़न ख़त्म नहीं करेंगे, आप मेरे खिलाफ किसी अदालत में जाते हैं, थाने में जाते हैं, या मेरे ऊपर कोई ना कोई आप अटैक करवाते हैं, कोई ना कोई रीज़न तो होगी। हम उस रीज़न में क्यों नहीं जाते? हमारी कौम क्यों नहीं डिस्कशन करती? अमेरिकन क्यों अटैक कर रहे? कभी हमने इस पर गुफ्तगू की है? मैंने तो कभी कोई शो टेलीविजन पर नहीं देखा कि जो बात जहाँ पे मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि कोई थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए, या उन्होंने मिसेज साक ने की कि लोगों को थोड़ा सा तो आप समझाएं कि ये अटैक्स ये क्यों हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी एंगेज करती है अमेरिकन के साथ तो इसके इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन पे कोई बात करने को तैयार नहीं। सो जरदारी साहब ने इंप्लीकेशन की बात की है। और ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा है, आप ये जहन में रखें, सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पॉलिटिशियन नहीं बनाते, हमारी एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, हमारी फौज बनाती है। अगर वो अमेरिकन के साथ एंगेज नहीं होना चाहते तो ये फौज से सवाल पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं एंगेज होना चाहते। इंप्लीकेशन उनसे पूछी जानी चाहिए, क्योंकि लड़ना उन्होंने, आप और मैंने नहीं लड़ना चाहते। क्लासर साहब वो बनाते हैं तो फिर ये जो हमारे बैठे हुए पार्लियामेंट में ये कोई कारोबार कर लें। आइन मुझे ये बताता है कि आइन के तहत सुप्रीम कमांडर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है। इफ दे कैन नॉट डू देयर जॉब तो फिर तो कोई पेशा बदल लेना चाहिए ना। मैं यही कहता हूं कि इट इज वीकनेस ऑफ द रूलिंग क्लास। शुजात ने जो आपके रूलर हैं उनकी वजह से यहाँ पे ड्रोन हो रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे? आपने खुद ही बात छेड़ी है चौधरी शुजात हुसैन साहब की। 80% लोग आप वो लेके आएंगे जो जनरल मुशर्रफ के साथ थे या जनरल जा के साथ रहे, और फिर आप क्लेम करेंगे हमारी पार्लियामेंट सॉवरन हो जाएगी, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, हम इस मुल्क को खुद मुख्तार नहीं बनेगी। क्योंकि पावर का जो एक नशा है, और यही मियाँ साहब कहते थे, जो मेरी उनसे एक तरह की अगर शिकायत है, एक रोमांस था उनकी पॉलिटिक्स से, जब तक वो
अपोजिशन में थे कि वो कहते थे कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में न्यू बिगिनिंग करेंगे, वो न्यू बिगिनिंग नहीं कर सके। इसी वजह से चौधरी शुजात हुसैन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 80% लोग तो आपने वही ले लिए जो जनरल मुशर्रफ के साथ थे, और जो ड्रोन की पॉलिसी जिन्होंने उसको सपोर्ट की थी, उन्होंने इंडेमनिटी दी थी जनरल मुशर्रफ को, आपने जो कुछ मुल्क में किया ठीक है, वो आज दोबारा बैठ गए पार्लियामेंट में उनके साथ आके। ये तो पावर ग्रैबर्स हैं, ये कहाँ के लीडर हैं ये? बस क्लासेस साहब, इस बहस को अब खत्म होना चाहिए, बाकी लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ड्रोन अटैक्स आखिर हो क्यों रहे हैं और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त रह गया है, ब्रेक भी लेनी है, और ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत सी खबरें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी है। टेक अ ब्रेक। के बाद खुशामदीद। क्लास साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या इंकशाफात हैं जो पुलिस के लिए खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब का जो असला खरीदा गया, क्या स्कैंडल है ये सारा? ये शाजिया, ये 1 अरब रुपए का ये असला नहीं खरीदा गया, 1 अरब रुपए का कमीशन अदा किया गया है। इससे देख लें कितनी बड़ी डील थी कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के, जब वहाँ पे अमीर हैदर खान या होती साहब थे, पहले तो मुझे क्रेडिट देने दें, वहाँ पेशावर के 2 रिपोर्टर्स का वसीम अहमद शाह साहब हैं और एक शहजाद साहब हैं, कल उन्होंने स्टोरी की वहाँ से, क्योंकि इनका ये सबसे बड़ा मसला है जो इस तरह के पेरिफेरी के रिपोर्टर्स हैं, इनकी बड़ा स्कैंडल भी हो, बड़ी स्टोरी भी हो, तो वो बाज़ दफ़ा मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकती। तो इस स्कैंडल को जब मैंने उसकी कोई डिटेल पढ़ी, फर्दर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि फॉलो अप करना चाहिए स्टोरी को। ये बड़ी स्टोरी है कि 1 बिलियन रुपीज़ की आर्म्स, उसमें कमीशन खाया गया, किक बैक्स, इससे बड़ा कोई मुझे तो पुलिस से रिलेटेड अब तक कोई बड़ा स्कैंडल नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बाद मेरी कुछ नैब के अफसरान से बात हुई जो रेफरेंस पे काम कर रहे हैं, उनसे मैंने बातचीत की, कुछ और लोग थे जो इससे रिलेटेड हैं, तो कोई बड़े इंतहाई आप कह सकते हैं शॉकिंग किस्म की डिटेल्स आई हैं कि एक वहाँ कंट्रैक्टर हैं अरशद मजीद साहब हैं, तो ये थे उसके FC कमांडर थे पहले, वहाँ पे मलिक नवीद साहब थे, बाद में वो लाग गए IG खैबर पख्तूनख्वा लाग गए। उनके साथ इनकी जो डील हुई थी उसका उन्होंने जाके अदालत में एक बयान दिया, इनको गिरफ्तार किया था नैब ने, और नैब के बाद वहाँ पे इनकी एक डील हुई, वादा माफ गवाह बने हैं, कुछ इन्होंने 10 करोड़ रुपए की पेमेंट्स इन्होंने वापस कर दी प्ली बारगेन के तहत, और प्लस इन्होंने डिटेल दी है कि मैंने किस किस को कितने कितने पैसे दिए थे। ये बेसिकली वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ वहाँ पे जैकेट्स लेने का एक वो था, कंट्रैक्ट था। अब जहन में रखें गरीब पुलिस वाला इन्हीं की जानें बचाने के लिए खड़ा हुआ है। बशीर बिलोर साहब की अगर शहादत हुई तो उनके साथ पुलिस वाले भी मारे गए, उन्हीं के लिए बुलेट प्रूफ्स लेनी थी। उन्हीं की हुकूमत में उन्हीं की ANP के लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इसमें अकॉर्डिंग टू दिस ये लिस्ट, ये बयान अदालत में दिया गया जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं और सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो ये फरमाते हैं कि टोटल मैंने 1 अरब रुपया कमीशन में दिया है। किस किस को दिया, जरा मैं आपको जो अदालत में उन्होंने चीज़ें बताई वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो मैंने अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं, इनके भाई साहब हैं, उनको 20 करोड़ रुपए उनको अदा किए। उसके बाद मलिक नवीद साहब खुद जो IG थे जिन्होंने कंट्रैक्ट लेके दिया, वो कहते हैं 36 करोड़ रुपया मैंने उनको दिया, मलिक नवीद साहब को दिया। इसके बाद एक जवेद खान साहब थे, ये उन्हीं की हुकूमत में थे, ये उस ANP की हुकूमत में 42 करोड़ रुपया उनको अदा किया गया है। एक मलिक नियाज साहब थे, वहाँ पे एडवाइजर थे, इनको 2 करोड़ रुपया इनको अदायगी की गई। 1 करोड़ रुपया डॉलरों में अदायगी की गई। उन्होंने फरमाइश की थी कि 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी करेंसी दें, 1 करोड़ रुपया हमें डॉलरों में दें। इसके बाद वहाँ पे बजट ऑफिसर थे जिन्होंने पैसे अप्रूव करने थे, रिलीजेस करनी थी, जवेद खान साहब, उनको 80 लाख रुपए का घर लेके दिया गया। उन्होंने कहा मुझे घर लेके दे, 80 लाख रुपए का उन्होंने घर लिया। फिर जवेद खान साहब ने कहा मैंने हज करनी है, अपनी फैमिली के साथ हज पे जाना है, तो 30 लाख रुपए से उनको हज करवाया गया जवेद खान साहब और उनकी फैमिली को। इसके बाद वजारत दाखिला ने NOC देनी थी, फतेह खान साहब थे यहाँ पे, हाँ उन्होंने NOC देने के लिए 3 करोड़ पे लिया। इसके बाद उन्होंने उसमें नाम लिया बकायदा, ISI के एक अफसर साहब थे, उनको 1 करोड़ पे इस्लामाबाद में पेमेंट की गई। तो काजी साहब ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि ANP हुकूमत जो दावे करती है, असमत वली यार साहब बैठ के हमने शहीदों की कुर्बानियां दी हैं, तो बेसिकली उन्हें पता होना चाहिए आप ये खैबर ये पख्तूनख्वा को कि वो बेचारे पुलिस वाले जिनके लिए आपने अरबों रुपए के कंट्रैक्ट दिए, आपने बुलेट प्रूफ्स लेनी थी, उनके लिए व्हीकल्स लेने थे, इनके लिए मोटरसाइकिल थे, और बड़े बड़े स्कैंडल है उसकी जिसकी उसने डिटेल दी है। 1 अरब रुपए का कमीशन खाया गया है, उन तक नहीं पहुंचा, 1 अरब रुपया ये खा गए सारे। अच्छा अब देखें ना क्लासर साहब, इनफैक्ट बात क्या है कि हमारे लिए ये अजाब है, अवाम के लिए ये मौत है, कुछ लोगों के लिए वॉर ऑन टेरर कारोबार है। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, मैं आपको ये बताऊं कि वॉर ऑन टेरर जो है ये एक बाकायदा बिजनेस है, ये कर रहे हैं जिस तरीके से। अगर अब ये जो स्कैंडल है, अगर हमें बताएं
कि ये जो आपका वादा माफ गवाह है, जो वो कहानी बता रहा है, ये कहानी कहाँ तक है और सच कहाँ तक है, और जिस तरह उसने खुल के नाम लिए हैं, तो ये बुनियादी तौर पर जो अजाब है वो इसी वजह से यहाँ पे नाज़िल है कि एक आबादियों का क्राइसिस आपका बेनिफिट बन जाता है और ये सिलसिला जारी है। और अगर खरीद के ये सब कुछ उन तक पहुंचा होता। आपको नैब का बता दूं कि जब मैंने फर्दर इस पे इन्वेस्टिगेशन की, नैब के कुछ अफसरों से मेरी बात हुई, उन्होंने मजीद इंकशाफात किए। ये बेसिकली फॉलो अप स्टोरी, क्रेडिट गोज टू दोज रिपोर्टर, पेशावर के रिपोर्टर्स का ये क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए, वी आर जस्ट फॉलोइंग द स्टोरी। जब मेरी नैब से बात हुई है तो नैब के अफसरों ने इसमें मजीद खौफनाक इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि ये आउट गोइंग चेयरमैन है फसी बुखारी साहब हैं, इनके सामने, बोर्ड के सामने ये रेफरेंस लाया गया था कि 1 करोड़ रुपए का वहां पर कमीशन खाया गया है, और उन्होंने बाकायदा तारीफ की थी जो इस केस पे काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे नैब के अफसर। उन्होंने ये कहा था इसमें बाकायदा तौर पर इनका मनी ट्रेल मौजूद है कि ये पैसे किस किस के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये जो क्राइम है इसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेड क्राइम है। इमरान खान साहब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कहते हैं हम एक गुड गवर्नेंस लेके आएंगे, इसके सारे सबूत मौजूद हैं, नैब के पास भी हैं और उनके पास अदालत में भी मौजूद हैं। 1 करोड़ रुपए का जो उन्होंने कमीशन रखा है। सो नैब के अफसर कहते हैं हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये पैसा किस किस के अकाउंट में और किस तरह पेमेंट की गई, किसको घर खरीद के दिया गया, किसको हज करवाए गए और किस यहाँ पे ISI के अफसर को पेमेंट की गई 1 करोड़ रुपए की, और कौन से वहां पे इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वली साहब ने बयान दिया था, आपको याद है? इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने फरमाया था कि हुजूर यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया, यहाँ तो तालिबान ने इलेक्शन करवाया है। तो जाहिर है फिर वही करवाएंगे अगर आप उनका कलाकुमा करने वाले पैसों का ये उनके साथ हासिल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है मैं समझता हूँ जो ANP हुकूमत ने वहां पे की है। इस तरह नहीं होना चाहिए था कि आपके लिए वो पुलिस वाले गरीब जो आपके लिए जाने देते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं, आपने उनके लिए जो उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेनी थी, आपने व्हीकल लेने थे या वेपन्स लेके देने थे, उसमें 1 करोड़ रुपया खा गए। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस मुल्क में ये जो आपकी पॉलिटिक्स है कारोबार बन चुकी है। अब आपको समझ आता होगा लोग क्यों मुर्गा बन जाते हैं, जो हम पहले भी कहते रहते हैं। मैं जाते जाते ये थोड़ा सा टाइम बचा है क्लासरा साहब, तो मैं थोड़ी सी तुर्की की बात कर दूं कि जहां 10-11% 2011 तक ग्रोथ रेट था और हम मिसालें देते थे, उससे मौजा कहा करते थे। तो एकदम से क्या हुआ आखिर के वो एक दरख्तों का मामला नहीं था, दरख्तों की कटाई का मामला जिसे बज़ाहिर कहा जाता है, उसके बाद पूरी मूवमेंट फैल गई और उर्दगान जो बज़ाहिर बहुत ही पॉपुलर है वहां पे और हम उन्हें एक रोल मॉडल की तरह हमारी रूलिंग क्लास भी समझती रही है। तो फिर एकदम से ये तुर्की क्यों उठ के इस तरह से जो है वो इरप्ट हुआ? तो यूं है मामला, यूं है कि 2012 के बाद से इनके ग्रोथ रेट तकरीबन बहुत तेजी से गिरे हैं और इनकी जो बूम थी वो उस बूम में जब मईशत ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मैं आज जब फिगर्स देख रहा था कि इसके 50% जो फवायद थे वो अपर जो सोसाइटी के 20% लोग थे उनके पास जा रहे थे और लोअर 20% कुछ 6% भी नहीं मिल रहे थे। यूथ में बेरोजगारी वहाँ पे इस तमाम अजीब व गरीब किस्म का जो मॉडल आया है मईशत का, इसमें 30% यूथ, एजुकेटेड यूथ जो है वो बेरोजगार है। ऑफिशियल फिगर उनका गुर्बत का वो 16% बताते हैं मगर इससे ज़्यादा है। तो वहाँ पे सिर्फ सोशल, और फिर इस बगावत में जो एक और बात हुई, अगर आप देखें, हम इस अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि आप एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क में इरप्शन देख रहे होंगे। अब अगर आप देखें तो अल तहरीर स्केयर के बाद अब ये इसका नाम क्या है, टैक्सिम स्केयर में यहाँ इरप्शन हो गई है। तो ये इरप्शन में, और फिर हमारे यहाँ ये आर्गूमेंट था, मैं खत्म करता हूँ बात, आपसे भी मैंने एक सवाल पूछना है, वो ये कि ये जी डेमोक्रेसी है तो इरप्शन नहीं होगी। नो भाई नो, अगर आप लोगों को उनके डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देंगे तो इरप्शन कहीं भी हो सकती है। और ये सामने आएंगी कि एक दरख्त काटा और मुजाहरे फूटना सारे और ये एक्यूमुलेटेड एंगर है, सिर्फ दरख्त का मामला नहीं था। मगर मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ कि जो आप शुरू में हमें एक 15 मिलियन यूरो की बात सुनाई थी वो क्या थी? 16 मिलियन यूरो, 16 मिलियन यूरो। एक सऊदी शहजादे हैं क्लासा साहब, इनका नाम है प्रिंस फहद अल सऊद। ये अपने 60 दोस्तों के साथ पेरिस के एक डिज्नीलैंड में गए और 60 इनके दोस्त थे। 3 दिन के लिए इन्होंने वहां पर कुछ एरियाज उस डिज्नीलैंड के बुक करवाए और 3 दिन का जो बिल था वो 16 मिलियन यूरो था। जब मैंने खबर पढ़ी तो उसमें ये बताया गया कि पिछले 20 सालों में डिज्नीलैंड को कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जो 3 दिनों में हुआ। तो डिफरेंस चेक करें, कहीं लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और कहीं आप देखिए 3 दिन में कितने मिलियन यूरो हैं जो वो इस तरह से उड़ा दिए जाते हैं। ये मेरा ख्याल है हमारे यहाँ इसको कहा जाएगा कि अल्लाह का बड़ा करम है उन पे, अल्लाह की बड़ी नवाजिश है, इसको दे कुड अफोर्ड इट। हमारे यहाँ तो ये बस इस पे हम यही कह सकते हैं, काजी साहब और मैं हम जेलस ही हो सकते हैं और इस पे क्या बात कर सकते हैं जो आप हमें बता रही हैं। और क्लासरा साहब की दुनिया में वसाइल की कमी नहीं है। जदीद साइंस ने जो गुर्बत को एरेडिकेट करने के हमें मीन्स दे दिए हैं,
हमें जिल्लत और इस बर्बादी की जिंदगी की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ कब्जा ग्रुप हैं, इन कब्जा ग्रुपों से इस ग्लोब को जब भी कोई आज़ाद करा लेगी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, तो मेरे ख्याल में फिर हम स्टोरीज और किस्म की करेंगे कि जनाब देखें आज मरीख के सियारे पे फलां मुसाफिर जा रहे हैं, तो इंसान कोई और मंजिलें तलाश करेगा। पहले ये गुर्बत और जिल्लत की वो बेड़ियां जो इंसानों ने ही इंसानों के पांव में बांध रखी हैं, पहले इसे तो जेलस होने से बेहतर नहीं है कि हम अपने लिए भी दुआ करें और अपने आप को भी उस मकाम तक पहुंचाएं कि यहाँ पर भी इस तरह के हालात पैदा हों। क्लास नहीं, मगर यहाँ पर ऐसे हालात ना हो कि डिज्नीलैंड में एक ही आदमी 16 मिलियन 15 मिलियन खर्च कर दे। खैर वो तो सऊदी शहजादे थे जिनके पास वसाइल और पैसे की कमी नहीं है। काजी साहब आपके पास और खबर है? अब मैं एक खबर जो आज नहीं, क्लास साहब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है एक, और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कल मैं इस पर डिटेल पे बात करूंगा क्योंकि आज शायद टाइम नहीं है, कि किस तरह एक वहां पे भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ है यूके में, जहां 3 पीयर्स जो हैं, 3 लॉर्ड्स जो हैं, उनको साफियों ने मुख्तलिफ एनर्जी कंपनीज के अंडर कवर एजेंट बन के उनको ब्राइब करने की कोशिश की, बल्कि वो हो भी गए। अब और उन्होंने उनको कहा गया कि ये मखसूस इश्यूज जो हैं इनको वो पार्लियामेंट में या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उठाएं। तो उन 3 के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और इस स्कैंडल ने रॉक किया है बाकायदा जो पूरा एक यूके, और जिसे हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहते थे। कलासरा साहब, मैं आपका भी कमेंट इस पे चाहूंगा कि वहां पे भी ये ऐसे भी हम जमहूरियत का हुस्न कहें और फिर ये जमहूरियत की जो वालदा माजदा है उसका हुस्न कहें या क्या कहें, क्या कहेंगे, क्या कमेंट है आपका? निकाय साहब, जो मैं हमेशा इसको मैं एडवोकेट करता हूँ, जमहूरियत को मेरे पास डिफेंस होता है सॉरी, वो यही रहता है कि आपके सामने ये चीज़ें छुप के नहीं रह सकती। ये फ़र्क होता है अमरीत में और जमहूरियत में, कि अगर सिस्टम है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है, वो खुल के सामने आ जाते हैं, उसको ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। अमरीत में, बादशाहत में आप ये चीज़ें छुपा लेते हैं। ये ब्यूटी है जिससे आवाम को पता चलता है कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। ये ब्यूटी है, इसलिए मैं तो इसका बड़ा कैल हूँ इस खूबसूरती का। करप्शन दुनिया भर से ख़त्म नहीं होगी, उसको रिड्यूस किया जा सकता है वॉल्यूम को। तो मेरा ख्याल है उनके यहाँ इतने ये अच्छे ये चेक्स एंड बैलेंसेज हैं कि वो इस पूरे के पूरे उनके करप्शन के जो लेवल हैं उनको कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन इवन देन ये जमहूरियत के जरिए हम लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। इसलिए जमहूरी सिस्टम मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है एज ए रिपोर्टर के तौर पर। लेकिन मेरा आपसे कंसेंसस है इस बात पे, इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में तो करप्शन समझ नहीं आती, करप्शन कहाँ खत्म हुई और निजाम कहाँ से शुरू। ऐसे में कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट तो क्लासर साहब ये भी है कि करप्शन इज लाइक अ मोबाइल ऑयल। इस पूरे सिस्टम में जो ये मोबाइल ऑयल अगर ना हो तो ये चलते ही नहीं। आप जानते हैं ना, बड़े बड़े वो आपको फिक्रा याद है कि जी हम अपनी वो फाइलों को भी पहिए लग जाते हैं और ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो, लेकिन ये हमें थोड़ा रजायत हमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरा सफर 5-6 हज़ार साल में इंसानों का देखें तो जहां तक हम आन पहुंचे हैं, मेरे ख्याल में यहां रुकेंगे नहीं, आगे जाएंगे। और आगे किस में जाएंगे? और आगे जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये जो रियल आम आदमी की एम्पावरमेंट का एक ख्वाब है वो यकीनन शायद आपकी हमारी नस्ल में भी पूरा हो सकता है। हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। जब तक इंसान के डीएनए में ग्रीड है, मेरा ख्याल है ये खुदा ने डाल दी, जब तक ग्रीड रहेगी तो इस तरह स्कैंडल भी आते रहेंगे, स्टोरीज भी आती रहेंगी, ये 16 मिलियन यूरो भी आते रहेंगे, सारी चीजें इंसान के अंदर ग्रीड रहती है, उसी वजह से सारी गलत या दुरुस्त चीजें कुछ कर रहा होता है वो। और ये लालच है ना, और लालच कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, लालच, और इस पे कल बात करेंगे कि क्या लालच जो है वो इंसान की कोई हतमी इंस्टिंक्ट है कि इसके बगैर इसका गुजारा नहीं है, या ओवर द ईयर्स एक खास निजाम में, एक खास माहौल में रह के इसने डेवलप की है। ठीक है, इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लासर साहब, काजी साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। नाज़रीन, खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए।